case, unmute your mic. Assalamualaikum, ma'am. जी वालेकुम सलाम. I am provided with a X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient. I can appreciate a triangular opacity retrocardiac in location adjacent to the left lung medially. The cardiac border is left cardiac border is well visualized, giving the double left cardiac border. और वो सेल साइन है जो ट्रायंगुलर सेल साइन है which I missed previously. Or crowding of ribs is noted. The left heavy diaphragm is raised and hilum is pulled upwards. The mediastinum is shift towards the left side. So, based on the findings, my likely diagnosis is left lower lobe collapse. My differential will include left lower lobe consolidation. And next, I would like to go for CT chest for the cause of left lower lobe collapse. And bronchoscopy can be done if there is a mass in the lower lobe bronchus. Okay, so what else? Have you seen another sign of lung collapse or associated motor loss? Why not left lobe consolidation? You said collapse. Ma'am, it's not left lower lobe consolidation क्योंकि in the consolidation we don't get the distinct left cardiac border. Plus there is raised left hemidiaphragm and crowding of ribs is also noted. The mediastinum is shifted towards the left side. So in consolidation we don't get these signs. Okay, so what sign is demonstrated here? It's the sail triangle sail sign. Another sign, name it. Double cardiac border. Flat. मैम फ्लैट लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर है. It's flat waist sign. फ्लैट वेस्ट साइन. जी मैम, फ्लैट वेस्ट साइन. ठीक है. अच्छा, आप जी मैम. आप ये देखो कि जो लेफ्ट हेमिडायफ्राम होता है वो थोड़ा लोअर होता है ना राइट से, जी मैम. तो इसमें ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं. जी मैम. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस क्या होते हैं लंग कोलैप्स के? मैम डायरेक्ट साइंस में ओपेसिटी इटसेल्फ एंड द फिशर एंड द ओके. नंबर 3. एंड और मैम बाकी इनडायरेक्ट साइंस होते हैं जिसमें क्राउडिंग ऑफ रिब्स, हाइलम इज पुल्ड अपवर्ड्स एंड डायफ्राम जो रेज्ड होता है दैट इज आल्सो इनडायरेक्ट साइन. और शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम या ट्रेकिया का पुल दैट इज इनडायरेक्ट साइन. ठीक है. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली ये तो बहुत क्लियर कट केस है ना. आपको एक ट्रायंगुलर होमोजेनस रिट्रोकार्डिक ओपेसिटी नजर आ रही है. ठीक है. जी मैम. with evidence of volume loss in the left hemithorax. किस फॉर्म में आपको एविडेंस ऑफ वॉल्यूम लॉस लग रहा है? एक तो हेमिडायफ्राम थोड़ा सा रेज्ड है. ठीक है. जी मैम. और लोअर एंटीरियर रिब्स की आप देखो तो थोड़ी सी क्राउडिंग एप्रिशिएट हो रही है. तो जो डायरेक्ट साइंस है वो कौन कौन से हैं? एक तो लॉस ऑफ एरिएशन इटसेल्फ है. ठीक है, जो आपको एक ओपेसिटी नजर आ रही है. सेकेंडली क्या साइन होता है? क्राउडिंग ऑफ वेसल्स. और सबसे रिलायबल साइन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिशर्स. ठीक है. जो लोअर लोब होता है ना उसका वॉल्यूम पोस्टीरियरली ज्यादा होता है. पोस्टीरियरली ज्यादा लोअर लोब्स एक्सटेंड करते हैं. दैट्स व्हाई जो ओपेसिटी आती है वो रिट्रोकार्डिक आती है. और जो इनडायरेक्ट साइंस है लंग कोलैप्स के वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइलम, क्राउडिंग ऑफ रिब्स है. ठीक है. एलिवेशन ऑफ डायफ्राम है. ये डायरेक्ट साइंस. ठीक है. और बाकी जो है वो डायरेक्ट साइंस है लंग कोलैप्स के. ठीक है. दिस इज द फ्लैट वेस्ट साइन. ठीक है. जी मैम. फ्लैट वेस्ट साइन बनता क्यों है? एक तो डायफ्राम इटसेल्फ फ्लैट हो जाता है और थोड़ा सा रोटेशन ऑफ हार्ट होती है. ठीक है. म्यूट हो जाए डॉक्टर अमीन. राइट मैम. आपकी वॉइस थोड़ी लो है. जी, मेरी वॉइस डिस्टॉर्शन आ रही है बिकॉज इंटरनेट का इशू है मेरी साइड पे कनेक्टिविटी का. यही मैंने बताया था. अच्छा, आप म्यूट हो जाएं. ठीक है. इसका डायग्नोसिस डॉक्टर जुबैर राइट लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स है. Okay, so Dr. Mariam, next case is yours. Dr. Mariam, unmute हो.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर मरियम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, काइंडली बोलें। XHS frontal projection of skeletally immature patient in which I can appreciate um, um, जी बोलें। bilateral lung fields appear normal and stomach bubble is not appreciated at the normal location. एंड मैं मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा कि ऊपर एनजी ट्यूब है, शायद किंकिंग है एनजी ट्यूब की। एनजी ट्यूब इज क्लियर, ठीक आ रही है। आपको ये कुछ ल्यूसेंसीज अप्रिशिएट हो रही हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकार्ड। यस मैम, इन द सेंटर ऑफ द। ठीक है, एनजी ट्यूब देखो यहाँ नीचे तक जा रही है, ठीक है। आपने सही बताया कि जो स्टमक है वो एब्डोमेन के अंदर नहीं है। सो व्हेनेवर देयर इज पॉजिटिव ऑफ द गैस विद इन द एब्डोमेन और इतना छोटा बच्चा है और चेस्ट के अंदर वही गैस आ रही है, तो फिर क्या डायग्नोसिस होगा? ओके कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया। ओके, वन फर्स्ट possibility. Yes, multiple air lucencies are seen in the chest of the abdomen and rest of the abdomen, paucity of the bowel lobes. Okay, so what next? Barium meal and follow through. जी, to confirm my diagnosis. बेरियम मील के साथ कंफर्म हो जाएगा। अगर स्मॉल बाउल की लूप्स हैं फिर आप फॉलो थ्रू कराएंगे, ठीक है। इसमें डायफ्राम हमें सही नजर नहीं आ रहे, लेफ्ट वाला हेमी डायफ्राम। डायफ्राम आपको सही नजर आ रहा है, लेकिन बुकडायलिक में क्या होता है, पोस्टीरियरली डिफेक्ट होता है ना। ओके मैम, डायफ्राम समटाइम्स ठीक नजर आता है बिकॉज़ ट्रॉमेटिक रप्चर तो है नहीं जो डायफ्राम जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन इसके साथ बेरियम करोगे, इसके साथ और क्या एसोसिएटेड होता है? मैलोटेशन। मैलोटेशन, ओके। डॉक्टर मरियम अदनान। Okay, I'm provided with the X-ray frontal projection of a mature child. Here you can appreciate there are multiple air lucencies with the rounded, with the thick wall appreciated within the left basal lung. And I can appreciate the diaphragmatic contour is maintained above the lucencies, and there is a contralateral mediastinal shift also appreciated, and multiple air lucencies and diaphragmatic control maintained. Rest of the realized bilateral lungs are unremarkable with the gross mediastinal shift. I want to see the lateral images to see the any defect within the diaphragm. In the provided images, my differential is the eventration of the left hemidiaphragm, and the other differential is the phrenic nerve palsy that causes the raised hemidiaphragm and the upward movement of the bowel loops. And further, I want to see the lateral images of that to see the defect, and also further proceed with the rapid emergency maintenance of the chest of the airway passing ETT tube because and also there is I want to decompress the bowel loops urgently. So that the patient respiration must be maintained, and then further proceed with the barium meal follow through to see the bowel loops की मैं उसकी location देखूंगी, and also I want to see either there is any mediastinal mass that causes the phrenic nerve palsy, उसको मैं rule out करूंगी, and also जो है ना मैं इसमें CT scan proceed करूंगी after maintenance of all these patient को maintain करने के बाद to see the eventration finally, and so my diagnosis in this provided images the eventration or the phrenic nerve palsy. The differential? Differential is the diaphragmatic hernia जो कि मैं lateral पे देखूंगी। इंटैक्ट डायफ्राम? हाँ जी, इंटैक्ट है बट एट सम पॉइंट्स पे। और डायफ्रैगमेटिक हर्निया इवेंट्रेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
यूजुअली जी। लेफ्ट साइडेड होती है डायफ्रेगमेटिक इवेंट्रेशंस, डायफ्रेगमेटिक इवेंट्रेशन नहीं लेफ्ट मैम साइडेड होती है ज्यादा, जी लेफ्ट साइड ठीक पे। है। लेफ्ट साइडेड जी एंड देयर इज एसोसिएटेड सिग्निफिकेंट मीडिया स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्टेड मीडिया स्टैंडर्ड शिफ्ट बिकॉज़ ऑफ द मास इफेक्ट। अच्छा हाँ डायफ्राम, जी ये जो इवेंट्रेशंस है ना, इसको आप हमेशा सर्जिकली मैनेज नहीं करते हैं, समटाइम जी फिजियोथेरेपी से और रिहैबिलिटेशन से भी मैनेज हो जाती है, ठीक हाँ है। जी होता जी। क्या है डायफ्रेगमेटिक इवेंट्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डायफ्रेगमेटिक इवेंट्रेशन की पैथोपैथोलॉजी ये है कि जो हमारा डायफ्राम होता है ना वो बेसिकली ना वीक हो जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं ना बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ सम प्रीवियसली उसका कोई तो टाइप्स है ना, इस बच्चे में तो ट्रॉमा नहीं है। हाँ जी, तो इसका डायफ्राम वीक होगा, मस्कुलर कंजेनिटल जी मस्कुलर एट्रोफी हो सकती है कोई डायफ्राम ट्रॉमा हो के। सकता है ना, वैसे तो ये हाँ बच्चा छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसकी हाँ जी कंजेनिटल टाइप हुई ना इवेंट्रेशन की, ठीक जी कंजेनिटल जी। ठीक है, ओके जी। इवेंट्रेशन है इसका, और डायग्नोसिस, और इसकी जो डीडी है वो बॉक्नालिक हो सकता है बिकॉज बॉक्नालिक इज लेफ्ट साइडेड इस केस के अंदर स्पेसिफिकली। डॉक्टर साइमा शहजाद, डॉक्टर साइमा। जी मैम। जी जी मैम। मैम इसमें है कि दिस इज द एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ स्केलेटली immature patient in the provided image. I can appreciate that there is the widening of the mediastinum is noted um, in the superior and also whole of the uh, cardiomegaly है, इसके साथ साथ superior mediastinal की widening है, और however the visualized lung field seems to appear normal. और मैम इसमें जो है ना बच्चा है जिसमें अभी मैम ह्यूमरल हेड भी हमें नजर नहीं आ रहा है, तो ये इमेच्योर बच्चा है। ओके सो इट्स न्यू बॉर्न। अच्छा न्यूनेट है ये। और न्यूनेट्स के अंदर आपको समटाइम ना वो भी नजर आ जाता है, जो अम्बिलाइकल क्लैंप लगा हुआ होता है ना। हाँ जी 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 मैम। अच्छा तो आपका डायग्नोसिस क्या है इस केस में? मैम इसमें जो है मैंने बनाया तो था, क्या आपने बनाया था? बेसिकली इसमें क्या डिस्क्राइब किया? आपने दोनों लिम्स की डिफॉर्मिटीज डिस्क्राइब की हैं कि आपको ह्यूमरस ठीक लगती है लेकिन रेडियस अलग हम्म। होती है। आगे जाओ तो हैंड अच्छा हाँ ठीक है। जी, हाँ आपने रेडियल रे एबनॉर्मेलिटी है मैम। डिस्टल जो है इसकी बोन्स वो एबनॉर्मल हैं, बल्कि बनी ही नहीं हुई। आपको हैंड अच्छा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जी हैंड जी अच्छा नजर नहीं आ रहा, ऑल्दो जितना नजर आ रहा है हैंड का कम से कम साइज ठीक है, ठीक है। तो जी जी ऐसी चीज होल्टरम आप तब तक नहीं कह सकते जब तक आपको रेडियल रे की एनामलीज नहीं नजर आती, आप हैंड को अच्छी तरह देख ही नहीं रहे हो। यानी आपने मिड मिड आपने इतना बड़ा डायग्नोसिस बताना है कि हमने मिड पोर्शन ऑफ लिम्फ जो है ना वो छोटा हो गया। तो जब मिड पोर्शन ऑफ द लिम्फ छोटा हो जाए तो इसको मीजोमिलिक डिफॉर्मिज्म कहते हैं। ठीक है और ठीक जब है ये मैम। डिस्टल पोर्शन छोटा हो जाए यानी हैंड या रेडियल रे की एनामली स्टार्ट हो जाए तो इनको मीरोमिलिक डिफॉर्मिज्म कहते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। और ठीक है। मीजोमीलिया यानी मिड जो पार्ट है यानी रेडियस अल्ना छोटी होगी और नीचे से टिबिया फिबुला छोटी होगी। इनकी एसोसिएशन हम्म। इसके साथ होती है रॉबिनो सिंड्रोम के साथ, ठीक है। और दूसरा जी मीजोमिलिक डिस्प्लेजिया यानी एक्रल साइनोस्टोसिस के साथ एसोसिएशन है। इसके ठीक। मुकाबले में जो राइजोमिलिक डिवार्फिज्म है उसमें क्या होता है, बड़ी बोन्स छोटी होती हैं। अगर ह्यूमरस और फीमर छोटी होती तो राइजोमिलिक डिवार्फिज्म होता। अब आगे से जो राइजोमिलिक डिवार्फिज्म है उसकी क्या क्या डीडीज है, सबसे ज्यादा जो हम केसेस देखते हैं वो एकॉन्ड्रोप्लेजिया के देखते हैं, ठीक है। जी मैम हाँ एकॉन्ड्रोप्लेजिया राइजोमेलिया राइजोमिलिया यानी एकॉन्ड्रोप्लेजिया। प्रॉक्सिमल होता है, मीजो दरमियान वाला है ना, मीजोमिलिया मिड वाला है, और मीरोमिलिया ये एक्रोमिलिया जो है ना वो टर्मिनल वाला है, ठीक है। ठीक है मैम। अब राइजोमिलिक डिवार्फिज्म की सबसे जो कॉमन टाइप है दैट इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया जो कि सर्कस डिवार्फ्स होते हैं,
ठीक है। जी मैम। बाकी सब चीजें नॉर्मल होती हैं, इंटेलिजेंस भी नॉर्मल होती है, जस्ट जो फेमोरा है और ह्यूमराई है दे आर शॉर्ट है। सही। केस ऑफ मीजोमेलिया। ओके, ठीक। अच्छा मैम, इसमें फिर चेस्ट की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी? अपरेंट तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं लगती, जो एक ये बड़ा सा लग रहा है ये थाइमस का शेडो है। अच्छा मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी चेस्ट तो नॉर्मल थी, लंग्स तो ठीक है। बाकी एक्चुअल में ओके, आप देखो रिब्स की पेयर काउंट करके उस पर कमेंट कर दोगे, ठीक है मैम। या ठीक कोई है, हमें रिब कोई थैंक फिड या फॉक्ड रिब नहीं अप्रिशिएट हो रही। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर शहजीना। जी डॉक्टर, डिस्टल इज एक्रोमीलिया नॉट मीजो, मीजो इज मिड। जी डॉक्टर शहजीना, इट्स योर टर्न। जी जी। जी दिस इज Speak a bit चेस्ट loud. फ्रंटल प्रोजेक्शन। नो। जी जी। अच्छा, दिस इज एक्सरे चेस्ट ऑफ फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ skeletally immature patient. I can see cardiac shadow is enlarged with ओके स्पीक। predominant enlargement of along with uh, bulbous strips or जी जी बताएं बताएं, जो समझ आ रहा है बताएं। lung flares are showing prominent musculature. Okay, so there is pulmonary Increased plethora. vasculature. There is pulmonary plethora. What else? जी। राइट सीट के अंदर कैसा लग रहा है? राइट हार्ट कैसा लग रहा है? राइट हार्ट ठीक है, सीवीएस ठीक है, हार्ट की कोई एबनॉर्मैलिटी है। अब आपने ये बताया है कि ये skeletal इसमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट विद प्लेथोरा। ओके, वेंट्रिकल इज आल्सो एनलार्ज्ड। राइट एट्रियल ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है विद प्लेथोरा और स्मॉल एओर्टिक नॉब। तो क्या डायग्नोसिस बना? शंट है ना कोई? जी जी, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। राइट एट्रियम को काम ज्यादा अच्छा, जो जो फीचर्स मैंने ट्राइकस्पिड एट्रिया एप्टीन एनॉमली हो सकती है। एप्स्टीन इतनी बड़ी एज में, लेकिन उसमें ओलिगोनिया भी आएगा। एट्रियलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होती है। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप दोबारा बताएं मैंने क्या बताया। एक्सरे स्केलेटल मेटल की पल्मोनरी प्लेथोरा है, स्मॉल एओर्टिक नॉब है जी, और कार्डिक एट्रियल हाइपरट्रोफी, कार्डिक सिलेट एनलार्ज्ड है। तो यानी देयर इज सम शंट। ओके, सो जो एएसडीज के केसेस होते हैं ना, वो लेटर ऑन इन लाइफ प्रेजेंट करते हैं विद जब आइजनमेंजर सिंड्रोम डेवलप होता है। ठीक है। कार्डियोमेगाली, पल्मोनरी प्लेथोरा। कार्डियोमेगाली में भी स्पेसिफिकली राइट उसकी राइट साइड की एनलार्जमेंट, राइट हार्ट की एनलार्जमेंट है। वीएसटी होता है ना, तो वीएसटी में लेफ्ट हार्ट एनलार्ज होता है। दोनों के अंदर एओर्टिक नॉब स्मॉल होता है बिकॉज एओर्टा के अंदर सफिशिएंट ब्लड नहीं जा रहा होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट। और दोनों में पल्मोनरी प्लेथोरा होता है, ईएसटी और वीएसटी। लेकिन जब राइट साइड टिपिकली एनलार्ज होती है, दैट इज इन द वीएसटी, और जो लेफ्ट हार्ट एनलार्जमेंट है दैट इज टिपिकली ऑफ द वीएसटी। अब जब राइट हार्ट की एनलार्जमेंट होगी तो हार्ट की शेप ऐसे ग्लोबुलर सी हो जाएगी और कार्डिक एपिक्स राउंडेड हो जाएगी। इन द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कार्डिक एपिक्स बिकम्स राउंडेड। और जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तो कार्डिक एपिक्स शिफ्ट हो जाती है, वैसे ही पॉइंटेड रहती है लेकिन शिफ्ट हो जाती है फर्दर टुवर्ड्स द लेफ्ट। जी डॉक्टर तायरा, वॉइस रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो रही है। मैं कह रही हूँ कि पेन रेडियोग्राफी एक फ्रंटल प्रोजेक्शन, एक स्केलेटली मैच्योर पेशेंट या एडोलेसेंट आप उसको कहोगे, ये देखे ना
अभी इमेच्योर पेशेंट है, यंग एडोलेसेंट है कि कुछ एपिफाइसेस जुड़ गए हैं, कुछ इन प्रोसेस ऑफ फ्यूजन है क्या? नंबर 1 पॉइंट इज द पल्मोनरी प्लेथोरा, नंबर 2 पॉइंट इज द स्मॉल एओर्टिक नकल, ओके, so there is associated right atrial hypertrophy and right ventricular hypertrophy resulting in the right rounded cardiac apex. जब कार्डिक एपिक्स राउंडेड होगी तो राइट साइड की हार्ट की हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकल की, और जब कार्डिक एपिक्स शिफ्ट हो जाएगी फर्दर टुवर्ड्स लेफ्ट लेकिन एपिक्स पॉइंटेड ही रहेगी, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और वो वीएसडी के केसेस में होता है। नेक्स्ट डॉक्टर आयशा सत्तार। Abdomen of skeletal immature patient, in which I can see there is the left lung fills appear normal with CP angle. However, there is the heart and mediastinum shifted towards the left side, because on the right side, I can appreciate there is a deformity, chest deformity with the absence of the ribs, likely it's showing the any surgical procedure. And I can also appreciate it, there's a anomalies of the ribs, which are joint ribs are also noted posteriorly. 9, I cannot count it. Apart from this, as far as the right lung is concerned, the right lung shows it is showing hyperlucency without and devoid of vascular markings. So is it likely any pneumothorax? This is a pneumothorax. When you see anomalies as well, then you shouldn't say the history of surgery. Okay. So ये anomalies है रेप की, thoracic उसकी कोई anomalies है, आप इधर देखो तो पेशेंट की joint है, जैसे रोटेटेड है, ठीक है, तो ये रिब्स की डेवलपमेंट की एनामलीज है, ये कंजेनिटल एनामलीज ऑफ रिब और वर्टिब्रल बॉडी है, और साथ क्या है, स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी है स्पाइन की। Okay. Although not what about clear, although not very clear. Yes. और जब भी आप and what about the right lung? जी राइट लंग देखो, right, वो आपको ज्यादा हाइपर ट्रांसरेडिएंट नजर आ रहा है ना, पूरा एक्सपोज जो हो गया, हेमी डायफ्राम रेज्ड, it is ज्यादा। Is it devoid of markings or not? We cannot confidently comment on the lung markings, लेकिन आप ये देखो तो अगर ये जो सीपी एंगल नजर आ रहा है, दैट इज शार्प। हाँ, ओके, मेरा ख्याल है बेटर टू नॉट टू कमेंट ऑन द लंग। ओके, पॉजिटिव फाइंडिंग्स जितनी ज्यादा है ना, उसी पे बात करें। स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी, अच्छा जब आप स्कोलियोसिस ओके, दैट्स डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट, स्कोलियोटिक को डिफाइन करते हो ना, तो आपने कंसिस्टेंसी बतानी होती है कौन सी साइड के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर स्वेयर स्कोलियोसिस के केसेस में हो तो फिर आप कॉब्जेंगल स्वेरिटी डिफाइन करते हो कि सर्जिकली करेक्ट करना चाहिए स्कोलियोसिस को, या वैसे ही अनट्रीटेड छोड़ देना चाहिए। इसकी जो डायग्नोसिस है डॉक्टर साहब, बाहर कंजेनिटल रिब एनामलीज एंड दैट्स इट, उसकी आप जब आप इस तरह की वाइड बताते हो तो फिर रिब एनामलीज के आपको बाकी डिफरेंशियल्स बताने होते हैं कि जो कंजेनिटल रिब एनामलीज है वो किस किस उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। कुछ तो देखिए रिब एनामलीज ऐसी होती हैं जैसे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब आ गया, ठीक है, और जैसे सर्वाइकल रिब है वो भी तो रिब एनामली है, फिर लंबर रीजन में से रिब एनामली वो भी एक एनामली है। तो ये बहुत सारा जो है ना वो स्पेक्ट्रम है। फिर कभी कोस्टल ग्रूव नहीं होती है उसकी, और कुछ जो है वो वेरिएंट्स की एनाटॉमी में आ जाते हैं, लेकिन ये तो डिस्प्लेजिया है ना, इसमें फिर रिब्स हैं और शेप रिब्स हैं, थिन रिब्स हैं, बहुत सारी आगे से आ जाती हैं। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के केसेस हैं, ठीक है, और इम्परफेक्टा के केसेस हैं, गोरम्स डिजीज है, इस तरह डिफरेंट आगे इसका डिफरेंशियल हो जाता है। जस्ट हम इसको वाइड डिफाइन करेंगे कि मल्टीपल रिब एनामलीज है, कंजेनिटल स्कोलियोसिस है, यानी ये कोई स्केलेटल डिस्प्लेजिया का केस है। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर अरवास, नीचे सकरम के ऊपर तो नजर ही नहीं आ रहा ना एक्सपोजर के सकरम है भी कि नहीं, बिकॉज इस साइड के ऊपर ये सारा का सारा वाइट वाइट सा हो गया, और जो सॉफ्ट टिश्यूज नजर आ रहे हैं उनके ऊपर आप एक्स्ट्रा कमेंट ना करें, ये शायद प्रोजेक्शनल है, क्योंकि ऑब्वियसली इस साइड पे रिब्स नहीं है तो ये साइड जरा वैसे ही ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गई है। ये आसान सा केस है, कौन लेगा। अब देखें 2-4 लोग हैं जस्ट जो है ना वो पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं।
Dr. Muhammad. So I'm provided with the chest X-ray, frontal projection, so I can appreciate there is a large uh, air. There is a large, well-defined, lucent area in the right, middle, and lower zone, which is divide of lung marking. I could appreciate fluid levels in it. Um, uh, a mild midline mediastinal shift noted. So I'm thinking of large hydropneumothorax with with component of tension. The other differential could be a large bulla. And next, I will How have do you differentiate bulla from pneumothorax? आप देखो तो इसकी एक वेल डिफाइंड वॉल है जी थिन ऑल्दो थिन इम्परसेप्टेबल होती है लेकिन बुलास की थिक वॉल्स भी हो सकती हैं प्लस आपको दूसरा जो पॉइंट है मेन पॉइंट है वो सीपी एंगल बता रहा है सीपी एंगल ऐसे राउंडेड सा हो रहा है ठीक है और इस चीज के अंदर एक एयर फ्लूइड लेवल बन रहा है इसकी अपनी एक वॉल है तो पहला डायग्नोसिस क्या होगा इन्फेक्टेड बुला ठीक है डिफरेंशियल नो डाउट सेपरेटेड निमोथोरेक्स आ सकता है और जाइंट बुला क्या करता है डिस्प्लेसमेंट कराता है ठीक है इन्फेक्टेड बुला है विद एयर फ्लूइड लेवल तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमने बुला को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है निमोथोरेक्स से कि एक तो आपने वॉल देखनी है इसकी परसेप्टेबल वॉल नजर आ रही है दूसरा आपने सीपी एंगल पे कमेंट करना है जो निमोथोरेक्स होता है ना उसका सीपी एंगल ऐसा होता है ऐसा और इसका तो आप राउंडेड आ रहा है ऐसे वॉल वॉल को फॉलो कर रहा है फिर इसके अंदर आपको एक एयर फ्लूइड लेवल एप्रिशिएट हो रहा है बुलास के अंदर या ब्रोंकाइटिस के अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो ऐसे ही एयर फ्लूइड लेवल्स बनते हैं इसमें व्हाट नेक्स्ट में चेस्ट ट्यूब इन प्लेसमेंट में आपने यही तो बताना है कि ये निमोथोरेक्स नहीं है जस्ट टू ट्रीट इन्फेक्शन और अगर बहुत लार्ज बुलाज हो जाए तो चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स भी होता है तो इन केसेस में निमोनेक्टमी ऑफर करते हैं ठीक अब कोई नया बंदा भी हैंड रेज कर ले प्लीज गुड डॉक्टर सहर हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैम हाँ जी this is the X-ray chest frontal projection of a patient of pediatric age group. I can appreciate a paravertebral soft tissue density which is extending to the abdomen. However, I cannot appreciate any abnormality in the bilateral lung fields. So, my differential would be it's a paravertebral mass or एज क्या है पेशेंट की pediatric. ओके सो बायलेटरल पैरावर्टिब्रल है यूनिलेटरल है Bilateral है. बायलेटरल है तो क्या डिजीज होंगी साथ आप वर्टिब्रल बॉडी की Paravertebral abscess हो सकता है. वर्टिब्रल बॉडी की डिस्ट्रक्शन मेंशन करें और ये जो लोबुलेटेड से मैसेज आ रहे हैं इनके अंदर आपको कोई कैल्सिफिकेशन एप्रिशिएट होती है या नहीं वर्टिब्रल बॉडी तो नॉर्मल लग रही है, थोड़ी फ्लैटनिंग है, बाकी तो नॉर्मल है. lobulated homogeneous masses है in the bilateral paravertebral region along the lower thoracic spine with no associated calcifications or differential densities and no associated vertebral body or rib destruction. आपकी वॉइस बहुत कट रही है मैम. हाँ आज मेरा कनेक्शन का प्रॉब्लम है मेरी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है मैं कह रही जी हूँ जी बोले. बताना है कि बायलेटरल सिमेट्रिकल जो है ना वो लोबुलेटेड सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी masses है ऑल्दो ज्यादा बल्क जो आ रहा है ना वो मोर है टुवर्ड्स द राइट साइड होमोजेनस है कोई एसोसिएटेड उसके अंदर कैल्सिफिकेशन एप्रिशिएट नहीं हो रही एसोसिएटेड रिब डिस्ट्रक्शन नहीं है तो अब आप इसकी क्या क्या डीडीज देंगे पैरावर्टिबल एब्सेसेस हो सकते हैं, कोई न्यूरोजेनिक मैसेज न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स हो सकते हैं और ठीक है इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा मल्टीपल लगा क्योंकि रिब्स नॉर्मल है उनमें कोई एक्सपेंशन नहीं है बोन्स की डेंसिटी ठीक है इसकी बट स्टिल इट विल बी ऑन योर डीडी लेकिन वो ज्यादा ना मिड थोरैसिक रीजन में होता है जी ये लोअर एब्डोमेन आ रहा है हाँ वैसे तो आप इस केस में डीडी ही देंगे जब तक आप न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स फर्स्ट डीडी कर.
डीडी इसकी न्यूरोब्लास्टोमा है, इसोफेजियल डुप्लीकेशन है, वो ऑल्दो ऐसी नहीं हो सकती है। एंटीरियर डुप्लीकेशन है, वो भी इस तरह बायलेटरल नहीं होती। जो भी पोस्टीरियर मीडिया स्टाइनम के अंदर पैरास्पाइनल रीजन के अंदर मैसेज आ रहे हैं ना, उनकी आपने डीडी देनी है। टीबी को आपने बहरहाल रूल आउट कर दिया कि आपको कोई एसोसिएटेड कैल्सिफिकेशन ऑफ दिस रिब डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही। और न्यूरोडायरेक्ट इसमें भी मैम, उसमें भी मतलब वर्टिब्रल एनोमलीज उसमें भी होती है ना? होती है, लेकिन वो आइसोलेटेड भी हो सकती है, न्यूरोएंटेरिक हो सकती है, उसकी भी फ्लूइड डेंसिटी इसी तरह की आएगी। बाकी डिसाइड आप अगर लेटरल व्यू अवेलेबल है तो उस पर कर लेंगे, अदरवाइज फर्दर इमेजिंग होगी। बिकॉज जो न्यूरोफाइब्रोमा है या न्यूरोब्लास्टोमाज है, उनके जो है के लिए लोबुलेटेड से मैसेज होना मैटर करता है, और उसकी न्यूरो वर्टिब्रा फोरामिना के अंदर आप एक्सटेंशन देखते हो। यस डॉक्टर मोमिना, इट कैन बी एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस, बट बाकी आप हम व्हाट बच्चा है तो हम व्हाट नेक्स्ट में क्या बोलेंगे? बच्चा है तो व्हाट नेक्स्ट में हमें इसमें जो देखिए ना, इस केस में जो सस्पिशन है कि पैरास्पाइनल न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स का। ऑल्दो न्यूरोजेनिक ट्यूमर के लिए मैं एग्री इसलिए नहीं हो रही हूँ बिकॉज उसके अंदर आपको कोई कैल्सिफिकेशन नहीं नजर आ रही, बिल्कुल होमोजेनस लोबुलेटेड है। टू मी इट सीम्स फेवर मोर एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। आगे आप कंट्रास्टिंग है सीटी कराओगे अगर आप न्यूरोब्लास्टोमास को सस्पेक्ट करिए, बिकॉज उसकी कैल्सिफिकेशन देखने के लिए रूल आउट कराना जरूरी है। और अगर आप सिर्फ स्पाइन तक फोकस करना चाहते हो, सिर्फ स्पाइन को देखना चाहते हो, तो फिर आप एमआरआई स्पाइन करा लेंगे। और आपने पहले क्या बोला था एमआरआई से पहले मैम? सीटी, ठीक है। सीटी। अगर आप मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स देखना चाहते हो और आपको हाई सस्पिशन है, देन सीटी। फिर सीटी कराएंगे, ठीक है मैम। डॉक्टर रुखसाना। Ma'am. Right, Just extra frontal projection of a skeletal immature patient. I can appreciate widening of superior mediastinum and enlarged cardiac shadow. However, bilateral CP angles appear normal and bilateral lungs appear unremarkable. Trachea is central. I would like to see the lateral film to determine its anterior or posterior mediastinal mass. My top differentials would include thymoma, lipoma, lymph nodes, and paraspinal neurogenic tumors. Further, I would suggest contrast enhanced CT. Okay. And for the confirmation and MRI for spinal masses, tumors. So basically, and echo can, sorry ma'am, and echo also. मीडियल मीडिया स्टाइना में आपने कहा कि उसकी वाइडनिंग है। Yes ma'am. ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो कि ऐसा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर एक होता था, वो किधर है? The aortic arch ma'am, aortic knuckle. ठीक। तो राइट साइड एओर्टिक आर्च है और छोटा बच्चा है, एसोसिएटेड क्या होता है इसके साथ जो नहीं है इस पेशेंट में? टॉफ होता है। वैसे तो राइट साइड एओर्टिक आर्च की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। वन ऑफ देम टॉफ, इट कैन बी आइसोलेटेड फिनोमेना। तो आप फिर बताएं ना कि टॉफ नहीं है। मैम इट इज नॉट टॉफ। No, it's not tough. It's just isolated right side aortic arch. जी। बच्चों में आपको पता है ना, बच्चों में और बड़े लोग एल्डरली पेशेंट्स में, और अगर आप एपी व्यू करते हो तो एपरेंट सम कार्डियोमेगाली होती है। बच्चों में कार्डियोथोरेसिक रेशियो थोड़ी रेज्ड होती है। ठीक है मैम। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। आइसोलेटेड राइट साइड एओर्टिक आर्च का केस है। मैडम लेकिन इसमें जो पिछले में था उसमें ओलिगोमिक लंग फील्ड भी तो थे। पिछले में क्या? इसमें ओलिगोमिक लंग फील्ड भी तो लग रहे हैं। ओलिगोमिक लंग लग रहे हैं? मुझे तो वास्कुलैरिटी नॉर्मल लगती है, यहाँ तक तो आ रही है वेसल्स। अच्छा, अगर राइट साइड एओर्टिक आर्च था तो ओलिगोमिया भी आ रहा है और हमें वो प्रॉपर टिपिकल बूट शेप्ड हार्ट नहीं लग रहा, तो हम फिर भी इसको टॉप नहीं करेंगे। फिर भी हम टॉप के लिए इसको रूल आउट करेंगे, बिल्कुल।
मैम सपोज अगर हमें जैसे अब हम अब तो हमें पता है ना कि राइट साइडेड है, अदरवाइज हम डिफरेंशियल्स में नहीं, टॉप डिफरेंशियल उसके बाद एको कह सकते हैं हम, अगर हमें नहीं पता कि अगर क्या आपको है नहीं तो। पता लग रहा तो फिर आप बताएं कि आपने कहा वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टाइनम है, लेकिन आप अगर देख रहे हो ना तो आपको इस साइड पे जरूर फोकस करना चाहिए था कि यहाँ क्या मिसिंग है। जी मैम। स्कैनिंग स्टार्ट करते हो ना तो ऐसे देखा करो कि जैसे ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर लिया आपने, एक जी चीज मैम। ले रहो, पहले या मीडियस्टाइनम देखें या पहले लंग्स देखें। अगर आप जी लंग्स देख रहे हैं तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर किया करें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपको पिक होती जाएगी। फिर सीपी एंगल्स देख लिए, उसके बाद फिर आप सेंटर में आ गए, दोबारा ट्रेकिया को देख लिया, और फिर जो चीज मिसिंग है एटलीस्ट वो चीज नजर आनी चाहिए। ठीक मैम। यहाँ थोड़ी सी ब्लरिंग है, ऑल्दो ये इतना क्लियर केस नहीं लग रहा। थैंक यू मैम। ठीक, डॉक्टर शकीला। डॉक्टर शकीला हैंड रेज करें। जी Assalamu alaikum, ma'am. जी डॉक्टर शकीला बताएं। Ma'am, this is X-ray chest frontal projection of a skeletally immature patient, and trachea is central. CTR is normal. There is slight hyperlucency is noted in the right hemithorax. Left is unremarkable. The bilateral CP angles are acute, and the generalized bone density appears reduced. Ma'am, there is a soft tissue haze is noted in the left axilla, and slight sclerosis of the glenoid glenoid part of the shoulder joint, and reduced bone density. And ma'am, the vertebra are H-shaped. मैम मेरा डायग्नोसिस इस पे जो है वो सिकल सेल एनीमिया विद एवियन ऑफ द लेफ्ट। लिम्फोमा ल्यूकेमिया। इट वाज अ डिफिकल्ट केस। इसमें आपको बहुत क्लियर कट नहीं नजर आ रहा। आपने ठीक कहा, आप फ्यूचर में सिकल सेल दे सकते हो। ऑब्वियस उतनी डिस्ट्रक्शन एप्रिशिएट नहीं हो रही, लेकिन जो एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ना ल्यूकीमिया की, वो मूथ हिटन अपीयरेंस है। मैम ये कौन सी अपीयरेंस है? मूथ हिटन अपीयरेंस। माउथ हिटन, ओके मैम। ओके, माउथ हिटन अपीयरेंस जो इसमें आ रही है ना, दैट ल्यूकीमिया। और एक और चीज क्या लगती है जो डेंसिटी रिड्यूस्ड है? जी मैम। मैम लिम्फोमा में इसमें मेडिस्टाइनल लिम्फ एडिनोपैथी भी नहीं होनी चाहिए थी? They have told leukemia/lymphoma. ओके मैम। लिम्फोमा जो होता है ना, आपको पता है उसकी फिर आगे क्लासिफिकेशन है कि हॉजकिन है या नॉन हॉजकिन है। जरूरी नहीं कि मीडियस्टाइनल हो। राइट मैम। मैम इसमें नेक्स्ट हम इसको कंट्रास्ट में सीटी चेस्ट फॉर स्टेजिंग। सीटी हम कराएंगे शोल्डर का, और उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड जो है वो चेस्ट का भी सीटी हो जाएगा। और मैम क्योंकि स्टेजिंग कर रहे हैं तो एब्डोमिनल भी करेंगे। ल्यूकीमिया के लिए अगर ये यहाँ तक मेटास्टेसिस पहुंच गया है, दैट मींस कि ये किसी जगह की प्राइमरी है। बाकी ओशियस मैट्स को देखने के लिए आप बोन स्कैन कराएंगे। और मैम इसमें न्यूक्लियर स्कैन करेंगे कि नहीं? बोन स्कैन करेंगे आप बाकी जगहों की मेटास्टेसिस को देखने के लिए। और जो ल्यूकीमियाज और ल्यूकीमिया होते हैं ना, इनका तो वो डायग्नोसिस उसके साथ होता है ना, जो फ्लोरेसेंट FIH करते हैं, जो फ्लोरेसेंट साइटोहिब्रिडाइजेशन जो करते हैं, इनके डायग्नोसिस तो उस पर एस्टैब्लिश होते हैं ना ब्लड के लिए। लिम्फोमा के लिए आप जरूर स्टेजिंग सीटी कराएंगे। अच्छा डॉक्टर आयशा मुस्तफा, आप इसकी डिस्क्रिप्शन कह रही हैं, मैं रिपीट कर दूं। चेस्ट एक्सरे frontal projection of skeletally immature patient in which there is
मैंने इसमें ये कहा कि एक तो आ रहा है कि जो एपरेंट जो है ना वो डिस्ट्रक्शन हुई है शोल्डर ब्लेड की और प्रॉक्सिमल ह्यूमरस की विद माउथ इटर्न अपीयरेंस एंड देयर इज सिग्निफिकेंट ऑस्टियोपेनिया। ये दो चीजें आ रही है, एक तो माउथ इटर्न अपीयरेंस है, दूसरा ऑस्टियोपेनिया आ रहा है और एपरेंट यहाँ मुझे थोड़ी सी जो है ना वो शोल्डर की डिस्ट्रप्शन भी लगती है नॉर्मल अलाइनमेंट की। बाकी इसके अलावा और इसमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं हो रही। अब इन्होंने जो इसके डायग्नोसिस में लिखा हुआ है वो मेटास्टेसिस हो सकता है, पर डॉक्टर शकीला ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि इसके अंदर जिस तरह एसएलई के अंदर शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन उसमें जरा स्नो कैप अपीयरेंस होती है, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट है क्या कहते हैं सिकल सेल डिजीज के केसेस में, वो इसका एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकता है। ये अब जो मैंने कल के केसेस शेयर किए थे ना, ये उसका एक लास्ट केस था और जो आज के केसेस है उसकी अब मैं दोबारा निकालती हूँ। जो आज के मैंने 10 केसेस दिए थे उनको भी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, अगर डॉक्टर खान की क्लास नहीं आज है, डॉक्टर खान की क्लास कर ले आगे हम केसेस डिस्कस, काइंडली बता दें कमेंट बॉक्स में, कंटिन्यू करें। ठीक है, लास्ट केस का डायग्नोसिस है ल्यूकीमिया या लिम्फोमा के मिक्स। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऐसा डॉक्टर खान की क्लास है आज, काइंडली ये बता दें मुझे। डॉक्टर खान की भी है क्लास। चलिए फिर एटलीस्ट 5 केसेस तो हम लोग कंटिन्यू करें ना, वरना तो ये स्टफ होगा ही नहीं। अब जिसकी बारी नहीं आई और हैंड रेज किया हुआ वो काइंडली मुझे बता दें। अंबर की और डॉक्टर आयशा की नहीं आई। आयशा आप बता दें पहले। साइमा अल्ताफ की भी नहीं आई, मैं करती हूँ अनम्यूट। आयशा पहले आप बता दें जी। जी मैम, this is just extra frontal projection of a skeletally mature patient. Mild cardiomegaly is noted. There is airspace specification is noted in right middle lobe, right lower lobe with blunting of right CP angle. And air bronchogram is noted in it. No cavitation, calcification, or air fluid levels seen. Bilateral hyla also appears to be bulky. Pulmonary arteries are also prominent with the cephalization towards the upper lobe. So my likely diagnosis is cardiogenic pulmonary edema. ठीक है, what next? Stage And my differential includes alveolar proteinosis, PCP, non-cardiogenic pulmonary edema. Next, I would like to do the CT of this patient, CT angio, and echo नहीं करेंगे? echo भी करेंगे, yes ma'am. ठीक है, तो ये स्टेज कौन सी आपने बताई है इसकी? कितनी मैम स्टेजिंग नहीं पढ़ी मैंने, नो आइडिया। पल्मोनरी एडिमा होता कैसे है, कार्डियोजेनिक कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, कहाँ फ्लोएड? मैम उसमें कार्डियोजेनिक में हम ABCDE जो होता है वो करते हैं ना? नहीं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। होता क्या है कि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है ना। वैसे तो नॉर्मली जो लंग्स होते हैं वो वाटर रिटेन नहीं करते, लिम्फेटिक्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, वेनस सर्कुलेशन में चला जाता है। जो स्टेज 1 होती है ना, इसमें आपने सेफलाइजेशन बताई है अभी, ठीक है। स्टेज 1 में क्या हुआ, सिर्फ सेफलाइजेशन हुई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो हो गई, ये जो अपर लोब की वेसल्स हैं ये प्रोमिनेंट हो गई। जी मैम। ठीक है, और क्या हुआ, कार्डियोमेगाली डेवलप हुई। नॉट ऑल केसेस बट कार्डियोजेनिक एडिमा के 90% केसेस के साथ कार्डियोमेगाली होती है। फिर ये जो वास्कुलर पेडिकल था हार्ट का, ये प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है जी मैम। 2 के अंदर क्या हुआ, सिर्फ इंटरस्टिशियम में एडिमा हुआ जिसको आप करली लाइंस बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है,
कर्ली लाइंस अपीयर होना स्टार्ट हुई, इंटरस्टिशियम के अंदर एडिमा हो गया, फिर पेरी ब्रोंकियल कफिंग। आप लोग कितना ज्यादा बैटविंग करते हैं, ठीक है, यस मैम। बैटविंग है, दैट इज स्टेज 2। उसके बाद और क्या होता है, जो वेसल्स होती है ना, इनका हेजी कंटूर हो जाता है, ठीक है। और जी क्या मैम। होता है, जो मैंने थिकनिंग ऑफ इंटरलोब्यूलर सेप्टा भी इसके अलावा थिक हो जाते हैं। और स्टेज 3 होती है एल्वेओलर एडिमा की, उसमें हर जगह पानी ही पानी, इवन एयर ब्रोंकोग्राम्स नजर आ रहा, पेशेंट को प्रोलिफेंस। तो ये कौन सी स्टेज हुई? मैम स्टेज 3। स्टेज 3, ठीक है। जी मैम। अब मैम इंटरस्टिशियम, इसमें टिपिकल बैट विंग नहीं बन रहा था। बैटविंग 2 है, बैटविंग स्टेज 2 है, ठीक है मैम। ठीक है। ओके। काइंडली जिसकी बारी नहीं हुई, मुझे इस तरह याद नहीं है, वो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दें। डॉक्टर अंबर। Assalamu alaikum. जी बताएं। I am provided with the extra chest frontal projection of pediatric age group in which I can appreciate there is marked cardiomegaly with elevated cardiac apex, giving it a globular shape, and there is narrow mediastinum. I can appreciate pulmonary plethora. Rest visualized skeleton appears unremarkable. Findings are in keeping with Egon Stinger appearance, favoring transposition of great vessels. Next echo will be done. ओके, तो आपने क्या बताया कि मीडियस्टाइनम इज नैरो, और क्या बताया? Heart is globular, mild cardiomegaly and pulmonary plethora. ओके, अच्छा, माइल्ड मॉडरेट की बात ना किया करें, आपको देखें तो आपको चेस्ट पूरा नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली तो आपने कार्डियोथोरेसिक लेशर लेनी है, या कार्डियोमेगाली है या नहीं है, बस इतना बताएं। अच्छा, टाइप्स कितनी होती हैं टीजीए की? लीवो एंड डेक्स्ट्रो। लीवो एंड डेक्स्ट्रो नहीं, इसमें होती है एल एल डी लूप ट्रांजिशन है, और उसको लीवो डेक्स्ट्रो ही बोलते हैं ना? हाँ, ठीक कह रही है आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर आगे, मतलब हमें क्या इससे गाइडेंस मिलती है लीवो और डेक्स्ट्रो टाइप्स को लेबल करने से? मैडम वो सर्जिकली आप उसको फेवर करते हैं कि किस साइड की है, तो उसमें किस साइड पे वेसल्स को देखनी है एनाटॉमी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं इसकी डिटेल समझ। इसकी एक टाइप होती है जिसमें करेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो शायद डीगो टाइप होती है। हाँ, उसमें खुद से करेक्टेड होता है, एल करेक्टेड उसको कहते हैं, ठीक है, जी। वो ऑलरेडी करेक्टेड होता है, उसमें जो दूसरी वेसल्स भी में शफल की हुई होती हैं। ओके डॉक्टर आयशा सरोश, मैं आपको नेक्स्ट केस दूंगी और उसके बाद डॉक्टर साइमाल का आपको, ठीक है। तो इसमें नेचुरली ही स्विच्ड होती है। तो टीजीए में हमने क्या क्या देखना होता है कि एक तो पल्मोनरी प्लेथोरा होता है, नैरो पेडिकल ऑफ हार्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हार्ट की ग्लैबुलर शेप हो जाती है, नैरो मीडियस्टाइनम की वजह से एगोन स्ट्रिंग अपीयरेंस आती है। मैडम लेकिन हम एक्सरे पे इसकी डी या एल टाइप तो नहीं बता सकते? नहीं, नो, नहीं बता सकते, इट्स एंजियोग्राफिक फाइंडिंग। जी ठीक है, थैंक यू। जी डॉक्टर आयशा सरोश। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। X-ray chest frontal projection of skeletally mature patient. I can appreciate there is a homogeneous opacity is seen in right middle lobe, and its margin is irregular, speculated, and there is a radiolucent area along with this cavity with few cystic areas within it, and there is also a underlying bony erosion with this lesion, and I cannot appreciate on the chest wall, on right chest wall, I cannot appreciate the bone. There is a lucent area on right CP angle, and basically this type of right lung is devoid of the pulmonary vascular markings. Yes ma'am, and there is I cannot appreciate तो bronchovascular आपने marking को क्या along the chest. डिफाइन कर दिया कि ये हाइड्रोनीमोथोरैक्स है,
अब जो एयर Yes, का ma'am. कंपोनेंट है, आप यूं भी कह सकते हो कि stripe of the left hemithorax is right hemithorax is visible, which is devoid of the pulmonary vascular markings with air in the non-dependent part and fluid in the dependent part. जी मैम. Instead of the fluid, I cannot appreciate any lucencies. और आपने इसको क्या जी रेफर कर दिया कि ये हाइड्रोनीमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। ठीक है मैम. और आपका जो कोलैप्स लंग है, इट इज हैविंग अ कैविटी विद एयर फ्लूइड लेवल। ओके, तो ये मैम ये कोलैप्स लंग है. हाँ जी, ये कोलैप्स पूरा. लंग है, कोलैप्स लंग के अंदर भी एक कैविटी आ रही है, ठीक है। ओके, यानी ये ठीक सारी है, ठीक है. इन्फेक्टेड एटियोलॉजी है। राइट लंग की एब्सेस थी विद एयर फ्लूइड लेवल, एब्सेस जी मैम. रप्चर हुई तो हाइड्रोनीमोथोरैक्स बन गया, सही है. या उसके सिंपैथेटिक रिस्पांस के अंदर हाइड्रोनीमोथोरैक्स बन गया। ये सारी की सारी ठीक है. इन्फेक्टिव एटियोलॉजी चल रही है। राइट लंग की एब्सेस है, ठीक है। जी मैम. मैं डिस्क्रिप्शन रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा कि देयर इज या आप यूं ही जिस तरह स्टार्ट करते होते हो कि स्ट्राइप ऑफ राइट हेमिथोरैक्स इज शोइंग एन एरिया व्हिच इज डिवॉइड ऑफ द pulmonary vascular markings with air in the non-dependent part and fluid in the dependent part, making air fluid level. No internal lucencies are appreciated within the fluid. And the collapsed lung is retracted towards the hilum. It is having a well-defined thick-walled cavity having internal lucencies and air fluid level. सो बाकी कोई ऑब्वियस बोनी डिस्ट्रक्शन एप्रिशिएटेड नहीं है। कार्डियोमीडियास्टाइनम सेंट्रल है, कॉन्ट्राडेक्टेड अनरिमार्केबल है। तो डायग्नोसिस इज इन कीपिंग विद द इन्फेक्टिव एटियोलॉजी लाइक राइट लंग एब्सेस विद हाइड्रोनीमोथोरैक्स। ठीक है, डॉक्टर साइमा आप लेंगी, डॉक्टर साइमा शहजाद, डॉक्टर साइमा अल्ताफ। जी डॉक्टर साइमा। जी जी। Just X-ray frontal projection of a skeletally mature patient in which I can appreciate there is a blunted right CP angle, and I can also appreciate there is a rounded soft tissue density mass involving the lateral edge of the adjacent rib with mild bony erosion as mild bone erosion of the adjacent rib as well. There is also a airflow level in the right pleural cavity, suggestive of pleural effusion, with an associated soft tissue density mass involving the lateral chest wall. So the cardiac size is normal, left CP angle and the left lung parenchyma P is normal. There is no evidence of any mediastinal or tracheal shift. So the findings are likely in favor of some infective etiology, which is causing the pleural effusion in the right pleural cavity with associated involvement of the rib erosion, which could be suggestive of osteomyelitis. अच्छा, अब आप एक डिफाइन कर रहे हो बेसिकली एक ऐसे मैस को विच इज फॉर्मिंग विच एंगल विद द चेस्ट वॉल? मैम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसको तो डिफाइन करें ना जी। होमोजेनस सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मास है, peripheral location of right hemithorax which is forming obtuse angle with chest wall. I cannot appreciate any extrathoracic component or differential density within this mass. ठीक है, कोई कैविटेशन या सराउंड के कोई ऑब्वियस डिस्ट्रक्शन नहीं अप्रिशिएट हो रही। उसके साथ एसोसिएटेड राइट कोस्टोफिरेनिक एंगल इज ब्लंटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्लूरल बेस्ड मैस पड़ा हुआ है। मैं मैस को दोबारा मार्क कर देती हूँ। दिस इज अ प्लूरल बेस्ड मैस फॉर्मिंग ऑब्ट्यूस एंगल और उसके साथ ये एसोसिएटेड ब्लंटेड है जी। इतना इसमें फ्लूइड आ रही है, ठीक है। नॉर्मली जब 100 ml से ज्यादा फ्लूइड होता है तो आपको जस्ट एक्सरे के ऊपर नजर आते हैं। तो इसका क्या डायग्नोसिस है? प्लूरल बेस्ड सॉफ्ट टिश्यू मैस है। आप सही कह रहे थे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ 8th एंटीरियर रिब है, लेकिन मुझे इसमें अप्रिशिएट नहीं हो रहा कि 8th एंटीरियर रिब का कहाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस है।
क्योंकि अगर हम ये इस तरह की लूसेंसी की अगर तो बात कर रहे हैं, मे बी इसके साथ कोई सुपर इम्पोज आ रहा हो, कोई मोटर डिस्मे अपीयरेंस, ऑल्दो मुझे तो कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस गिफ्ट के अंदर अप्रिशिएट नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर ताहिरा, मुझे इस वाले पर्टिकुलर केस में कोई रिप डिस्ट्रक्शन अप्रिशिएट नहीं हो रही है, इवन जूम करके भी विजुअलाइज नहीं हो रही है। दे हैव लेबल्ड विद द ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, राइट साइड ऑफ द प्लूरल लेफन हमने बता दिया। प्लूरल बेसिक सॉफ्ट टिश्यू मैस जिसको नजर आ रहा है उसने इसको कुछ अलग ही बना दिया है। ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ रिप और प्लूरल लेफन, इस चीजों को इकट्ठा उन्होंने कहा है कि शायद टीबी है। तो फिर साथ एसोसिएटेड प्लूरल मैस आ रहा है, दैट कैन बी एम्फाइमा। But all these things doesn't fit into a single diagnosis. So in my opinion, there is a pleural base mass and there is a pleural effusion. मुझे जो है वो ऑब्वियस कोई इसके अंदर रिप डिस्ट्रक्शन अप्रिशिएट नहीं हो रही है। मेरा ख्याल में इसमें प्लूरल मैसेस की आप जो डीडी है वो दे देंगे। यस, फाइब्रोमा कैन बी अ गुड डिफरेंशियल। अच्छा, ये हमारा लास्ट केस है आज का। डॉक्टर अंबर आप कर दें। Excess frontal projection of an adult patient in which I can appreciate there is a specification at the left lower zone in the however the cardiac select is unremarkable. I cannot appreciate any other gross pathology within the visualized lung. Based on these, my differential would include left lower lobe consolidation with passive collapse of the adjacent lung. Next treatment and follow-up would be advised. Okay, so this patient is 50-year-old male. Sorry? 50-year-old male patient है with non-resolving consolidation from 2 months. Okay, then on the follow-up, if it is not resolving, then it could be malignant pathologies with their bronchograms. My differential would be. It can be, but ये जो patient है इसकी peripheral location में opacity आ रही है जो कि almost wedge shape है और resolve नहीं हो रही। ऐसा नमूने जो antibiotic therapy से ना resolve करे उसको आप क्या कहते हैं? ब्रोंकोलाइटिस ऑब्लिटरेंस नमूनिया या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया नॉर्मल एंटीबायोटिक थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। और आजकल इसको क्या कहते हैं? बुक को क्या कहते हैं? कोविड कहते हैं ना। अच्छा, ठीक है। कोविड यही तो है, एटिपिकल वायरल नमूनिया। जी ठीक है। बट उसमें यूजुअली सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों होते हैं ना, तो इसमें हाँ, वो बेसिकली जो साइंस है ना सारे के सारे जो आप बात कर रहे हो, एटोल साइन है, हेलो साइन है, वो सारे के सारे हमें एक्सरे पे नजर उस पे नजर आते हैं, सीटी पे। बेसिकली कोविड में मल्टीपल ओपेसिटीज होती हैं, सो यू कैन लेबल इट एज एटिपिकल वायरल नमूनिया। ठीक है, ठीक है। एनडीडी भी देंगे? हाँ जी, डीडी देंगे। हाँ, अगर हिस्ट्री नहीं है डॉक्टर ताहिरा फिर हम प्रूफ नहीं लेबल करेंगे, फिर हम सिंपली आप कंसोलिडेशन डिफाइन करोगे। कंसोलिडेशन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मैस एज वेल, सो फॉलो अप विल टेल। ठीक है, डीडी देंगे और आप कंसोलिडेशन की डीडी देंगे। ठीक है, अब हमने अब तक जो है ना वो 15 केसेस डिस्कस कर लिए। आज जो मैंने 5 केसेस शेयर किए थे उसके लिए नाउ वी आर गेटिंग लेट। कल के 10 केसेस और ऐड करके तो 15 डिस्कस कर लेंगे। कल हमारा सोशल सिक्योरिटी का एक फोल्डर जो है ना वो एंड हो जाएगा। टोटल इसके 3 या 4 फोल्डर्स हैं और ऑलमोस्ट सोशल सिक्योरिटी में सारा का सारा चेस्ट है या फिर एमएसके है, कुछ और जो है वो पीड्स के भी केसेस हैं। इसके बाद हम ब्रिगेडियर अशरफ का फोल्डर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद सीपीएसपी के रीसेंट मॉक्स फिर हम देखेंगे मिला जुला के माइसेलिनियस जो भी करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई विल शेयर रिकॉर्डिंग सून और आंसर्स। डॉक्टर सहर, अगर आपको मैं ये नंबर सेंड कर देती हूँ केसेस के, ठीक है, नंबर्स अगर आप केसेस के देखोगे ना सोशल सिक्योरिटी के फोल्डर में से तो आपको डायग्नोसिस समझ आ जाएगा। उसी के नेक्स्ट पे तो लिखा हुआ है। डॉक्टर मोमिना, लास्ट केसेस मैं बता देती हूँ। लास्ट केस क्या है कि चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ अ 50-year-old परवेज मसी। ठीक है, पेशेंट का ये नाम है, परवेज मसी नाम है उसका, 50 ईयर एज है और एक पेरिफेरल लोकेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर जोन में एक ओपेसिटी नजर आ रही है व्हिच इज हैविंग wedge shape. Apex of the wedge is directed towards the mediastinum and base is directed towards the rib cage.
ऑल्दो मुझे ये होमोजेनस ओपेसिटी है, इसके अंदर कोई डिफरेंशियल डेंसिटी नहीं नजर आ रही और कोई कैविटेशन और कैल्सिफिकेशन अप्रिशिएट नहीं हो रही, कोई एयर फ्लो लेवल नहीं बन रहा है, एयर ब्रोंकोग्राम इसमें इतने अच्छे विजुलाइज नहीं हो रहे। बट जो मेरा डायग्नोसिस है इस केस में वो है कि लेफ्ट लोअर लोब की कंसोलिडेशन डेवलप हो गई है। इसमें डायफ्राम आपको बहुत अच्छा सेपरेटली नजर आ रहा है। अच्छा, डायफ्रेगमेटिक हेर्निया और इवेंट्रेशन में डायफ्राम का इंटैक्ट होना मैटर करता है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। और मोडालिटी टू कंफर्म इज द बेरियम स्वॉलो और बेरियम मील या बेरियम मील एंड फॉलो थ्रू। मील आप तब अगर जो हर्निया का कंटेंट है वो इटसेल्फ स्टमक है, यूजुअली स्टमक नहीं होता, स्मॉल या लार्ज बॉवल इसके अंदर होती है और स्टमक अपनी नॉर्मल जगह के ऊपर होता है। और जब आप फॉलो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे स्मॉल बॉवल की रूप से सम टाइप फॉलो थ्रू में आपको एसोसिएटेड मैलरोटेशन भी मिल सकती है। Yes, left hilum is obscure. Left hilum के ऊपर कुछ गड़बड़ लगती है. It appears bulky. Okay जी, thank you so much. Now I'm ending meeting for all. और रिमेनिंग फिर जब मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो हम लोग अपनी की जो है वो डिस्कस